हेलो शिक्षकगण, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और एक बार फिर हम आपके साथ हैं और इसमें हमें देखना है आज EVS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये सक्षमता परीक्षा में ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, खास करके BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा, CTET, STET एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इस हिसाब से हम लोग आज के जो अध्याय शुरू कर रहे हैं उसका नाम है परिवार एवं मित्र। तो चैप्टर का नाम हमारा हो गया फैमिली एंड फ्रेंड। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हमें सक्षमता परीक्षा में देखने को मिल सकती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवार क्या है? तो परिवार एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका 3 नंबर उत्तर सही होगा। परिवार क्या है? तो एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या होना चाहिए? पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, उपरोक्त सभी। देखिए, समाज शास्त्री की यदि आप बात करते हैं तो समाज शास्त्रियों के अनुसार एक परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। माने पति पत्नी के अलावे बच्चे भी होने चाहिए, तब समाज शास्त्री इसे परिवार कहते हैं। अगर पति पत्नी हो और बच्चा ना हो तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि आमतौर पर यदि शादी लोग की हो जाती है तो लोग समझता है कि उनके परिवार अलग हो गए, और जनगणना में भी लोग परिवार अलग करवा लेते हैं। पर समाज शास्त्रियों के अनुसार, जो हमारी क्वेश्चन है, समाज शास्त्रियों के अनुसार पति पत्नी रहेंगे और बच्चे भी होंगे तब परिवार कहलाएगा। अगर पति पत्नी है, बच्चे नहीं हैं, तो उसे परिवार नहीं कह करके उसका नाम समाज शास्त्री ने रखा है गृहस्थ। क्या नाम रखा है? गृहस्थ। तो इसका उत्तर 1 होगा, पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? तो सामाजिक जीवन की जो प्रारंभिक पाठशाला है वो परिवार होता है। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया? क्वेश्चन को पहले समझिए। परिवार का कार्य में कुछ कार्य को आवश्यक कहा गया है और कुछ कार्य को अनावश्यक कहा गया है। तो इस तरह का वर्गीकरण इसमें से किसने किया है? तो परिवार के कार्यों में आवश्यक और अनावश्यक रूप से बांटने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है मैकावर। मैकावर ने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण किया। उन्होंने परिवार के कुछ कार्यों को आवश्यक कहा और कुछ को अनावश्यक कहा। तो आवश्यक कार्य में क्या क्या आते हैं? आवश्यक कार्य में इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, मैकावर ने कहा था। आवश्यक कार्य में इन्होंने किसको किसको रखा? तो आवश्यक कार्य में रखा इन्होंने आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप एवं लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप, ये आवश्यक कार्य हैं। जबकि अनावश्यक कार्य में हो गया मनोरंजन संबंधी जो भी कार्य है, उसको अनावश्यक कार्य में इन्होंने रखा है मैकावर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? देखिए, परिवार के ये सभी कार्य हैं, पालन पोषण है, भोजन है, शारीरिक सुरक्षा है। तो इस तरह से यहाँ जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ये सभी परिवार के ये सारे कार्य हैं। परिवार जब ये होगा तो बच्चों का पालन पोषण होगा, उसके भोजन की व्यवस्था होगी, उसके शारीरिक सुरक्षा की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से जो हमारा 5 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। बढ़ते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परिवार की सामान्य विशेषता है। तो परिवार की सामान्य विशेषता, विवाह संबंध से भी परिवार बन रहा है, समझ गए? सामान्य निवास से भी परिवार बनता है, वंशवाद से भी परिवार बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? देखिए, संयुक्त परिवार जो होगा उसमें आलस्य का अभाव रहेगा। ये कहता है कौन सा नहीं रहेगा? तो आलस्य का अभाव रहेगा, मतलब आलस्य नहीं होगी, ज़्यादा लोग रहते हैं, काम भागता रहता है, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है, काफ़ी आदमी होते हैं, तो जो भी मेहनत वाला काम होता है सभी लोग आपस में बांट चीट लेते हैं। तो ये सारा चीज़ है। ये जो आलस्य का अभाव है ये गुण है संयुक्त परिवार का। इसमें दिया है कि कौन सा गुण नहीं है, तो आलस्य का अभाव जो है संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है वो है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए, देखिए, एकल परिवार मतलब आजकल जो सिंगल फैमिली लोग बनाते जा रहे हैं, मतलब शादी हुआ, अपने बाल बच्चे के साथ परिवार अलग कर लिए, वही हुआ एकल परिवार। एकल परिवार
जो आ रहा है आजकल, उसके लिए कौन चीज़ इसमें जिम्मेदार है? महंगाई जिम्मेदार है ही, जनसंख्या वृद्धि भी जिम्मेदार है, कलह की संभावना कम होता है। तो तीनों चीज़ जिम्मेदार है। एकल परिवार रहेगा तो लोग अपने उठता है, अपने सारा काम करता है, अपने बाल बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजता है, सारा काम खुद करता है, इसमें कलह की कोई बात नहीं होती है। महंगाई भी है, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आप परिवार में 20 बच्चे हैं तो 20 का आप नाम लिखाइए, कहीं पर पढ़ाइए, सारा खर्चा जोड़िए, कपड़ा दीजिए, संभव नहीं हो पाता है सबको बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाना लिखाना। इसीलिए यदि आपके 2 बच्चे रहते हैं तो आप 2 का परवरिश सही ढंग से कर पाते हैं। तो महंगाई भी है, जनसंख्या भी है, कलह की संभावना भी कमी है। इस तरह से हमारा उत्तर जो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय परिवार का स्वरूप है। भारतीय परिवार, देखिए भारत में जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक है, पिता प्रधान होता है भारतीय परिवार में। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो भारतीय परिवार हो जाएंगे, पितृसत्तात्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो आज का जो अगला प्रश्न है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? समरक्त, एक खून का परिवार। देखिए एक खून परिवार में कौन कौन आएगा? देखिए एक खून परिवार में जो यहाँ से आने वाला है, तो अब पहला ऑप्शन है एकल परिवार, दूसरा है वैवाहिक परिवार, तीसरा है आपका संयुक्त परिवार, चौथा है ये सभी। समरक्त परिवार में जो है वो संयुक्त परिवार आएगा। समरक्त परिवार में कौन सा परिवार आएगा? संयुक्त परिवार। समरक्त कहने का मतलब है एक खून से। देखिए दादा जी हुए, उनके 2 बेटे हुए, फिर उनमें पोता पोती हुए, तो ये सब संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। चाचा चाची हुए, तुम मेरे चचेरे भाई बहन हुए, तो ये सारे संयुक्त परिवार में आते हैं। अगला है किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? देखिए स्त्री के परिवार के साथ जो है मातृसत्तात्मक परिवार जो होगा, जिसमें माता का प्रधानता होगा, उसमें क्या होता है, स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। मतलब शादी हो जाएगा, अब पुरुष चला जाएगा कहाँ? पत्नी के घर, और वहीं रहने लगेगा। इधर अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पत्नी का जो घर होगा, पत्नी के जो माता पिता होंगे, वहीं पर जाकर के उसी परिवार में रहने लगेंगे। उसका नाम हो गया मातृस्थान परिवार। मातृसत्तात्मक कहा गया मातृस्थान परिवार, मतलब घर जमैया जो बस जाता है वही हुआ। मतलब कि अपना घर छोड़ के पत्नी के यहाँ जाकर के बस गए तो मातृस्थान परिवार कहलाएगा ये। अगला क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर जो आज का आ रहा है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? देखिए अभिविन्यास परिवार और ये समरक्त परिवार एक ही हुआ। अभिविन्यास परिवार और समरक्त परिवार एक ही हुआ, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा समरक्त परिवार। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? एकल में, संयुक्त में, 1 और 2 दोनों में। देखिए समरक्त का एक और क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर 13 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। समरक्त परिवार 3 उपरोक्त दोनों में आ जाएगा। एकल में भी आ जाएगा, माता पिता और बच्चे रहेंगे, उसमें भी ब्लड रिलेशन होगा, और संयुक्त में भी होगा ब्लड रिलेशन, तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? ये सभी आप लोग जानते होंगे। बालकों का जो समाजीकरण होता है वो सर्वप्रथम होता है परिवार के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम होती है? सर्वप्रथम तो हमें ये जाननी होगी कि मित्रता कितने प्रकार के होते हैं। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने मित्रता के बारे में बताया है, तो इसमें से कई मित्रता आपके पास है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मित्रता जो सर्वोत्तम होता है। तो एक थे विचारक अरस्तु, समझ गए। अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बांटा। उन्होंने बताया कि एक होता है उपयोगिता का मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। अपना हित का काम करेंगे तो अपना हित के लिए किसी को मित्र बनाइए, तो इस मित्र का नाम हुआ उपयोगिता का मित्रता। तो ये तो हो गया कि काम निकल गया, बात खत्म, तो ये मित्रता अच्छी नहीं होती है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वोत्तम मित्रता कौन सा है? तो सर्वोत्तम मित्रता तो उपयोगिता का मित्रता नहीं है हुआ, ये हो गया मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं सो वाली मित्रता है। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता क्या होती है? तो इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं, ये होती है अच्छाई की मित्रता, समझ गए। आनंद की मित्रता, आनंद की मित्रता होता है कि दोनों आपस में अगर लाभान्वित होता हो, खुशी को बांटता हो, तो ये हो गया आनंद की मित्रता। जैसे अभी देख लीजिए सरकार का बनना टूटना, कभी इसके साथ कभी उसके साथ मित्रता होती रहती है, जहाँ पर अपनी दिखाई देता रहता है। तो उपयोगिता की मित्रता में भी वो आएगा, दोनों जिस तरह से लाभान्वित हुआ आनंद की मित्रता में आएगा। और एक होता है अच्छाई की मित्रता। तो अच्छाई की मित्रता जो है सबसे अच्छी मित्रता होती है। इस मित्रता में क्या होता है
कि दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती है, बल्कि इसमें सुख और दुख दोनों में मित्रता कभी टूटती नहीं है, हमेशा जो है वो बनी रहती है, चाहे मित्र अच्छी स्थिति में हो चाहे बुरी स्थिति में। ये हुआ अच्छाई की मित्रता। अरस्तु के अनुसार ये तीनों मित्रता है। चलिए, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? तो ये तो तीनों मित्रता है ना, अभी आप पढ़े ना। अरस्तु जो 3 मित्रता दिए हैं उसमें उपयोगिता का मित्रता, आनंद का मित्रता, अच्छाई का मित्रता। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन होगा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं, रिश्ते का क्या आधार होता है? तो रिश्ते का आधार, सब तो रिश्ते है, रक्त से भी रिश्ता होता है, विवाह से भी रिश्ता होता है, भावना से भी रिश्ता होता है। जैसे गांव घर में मान लीजिए चचा है, भाई है, बहनें हैं, मान्यता के अनुसार भाई बहन समझौते का भाई नहीं मान लेते हैं, तो वही हो गया भावना का मित्र। तो ये सभी जो है रिश्ते में आएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है आज का वो है, देखिए, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो समरक्त संबंध में संबंध का जो आधार होगा वो रक्त होगा। समरक्त, नामे में स्पष्ट है समरक्त, एक खून। तो समरक्त में संबंध का आधार क्या है? तो नाम ही है रक्त का रिश्ता है, तो रक्त होगा। खेलकूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? देखिए, खेलकूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए ये सारे कार्य करते हैं। उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, उसमें कल्पना शक्ति का विकास हो। अच्छा, कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा, ये नहीं होगा, थेरेपी हो जाएगा इसमें। इसका उत्तर हो जाएगा थेरेपी। थेरेपी मतलब एक तरह का चिकित्सा हो जाता है। भावात्मक रूप से खेलकूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? रचनात्मक प्रवृत्ति तो हो सकता है, कल्पना शक्ति भी हो सकता है, थेरेपी भी हो सकता है। इसका उत्तर 4 नंबर ज़्यादा सही है। इसका उत्तर 4 नंबर ज़्यादा सही है, इसीलिए कि जब ये खेलने जाएगा तो उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति आएगी, वो कुछ ना कुछ विचार करेगा और उनका एक चिकित्सा भी हो जाता है, इलाज भी हो जाता है। तो इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलकूद बच्चों के खाली स्थान विकास में सहायक होता है। देखिए, खेलकूद जो होता है बच्चों के ज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होगा, सामाजिक विकास में भी सहायक होगा, शारीरिक विकास में भी सहायक होगा। अतः यहाँ पर उत्तर नंबर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। चलिए, एक तो सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता एवं उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किस तरह का है? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला है कि सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। देखिए, इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए और इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। अभी हम लोग परिवार की परिभाषा पढ़े थे, याद करिए। अभी हम लोगों ने परिवार का परिभाषा पढ़ा, तो अभी जो हम लोगों ने परिवार का परिभाषा पढ़ा है उसमें देखे हैं कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे आदर्श परिवार के लिए हुए, हम 2 हमारे 2 के रिश्ते पर। तो यही सत्य है, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। चलिए शिक्षकगण, फिर मिलते हैं कल हम दूसरे अध्याय के साथ और उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, और आपको इसमें से निश्चित कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग सीधे आसान क्वेश्चन नहीं देखेंगे, याद रखिए। आप जो समझ रहे हैं कि हमको छोटा मोटा क्वेश्चन लॉलीपॉप की तरह मिलेगा, हम परीक्षा दे देंगे, तो आप बच्चे नहीं, आप शिक्षक हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि आप एक शिक्षक हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन आप जितना इजी लोग अभी पढ़ा रहे हैं, लोग को पसंद है जितना इजी, उतना इजी नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बीच रखूँगा। शुभ रात्रि।